किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में हम चाहते हैं परफेक्शन, हम चाहते हैं कि हमारा कंटेंट सबसे बढ़िया हो, हमारी प्रिपरेशन सबसे बढ़िया हो एंड हम फाइनली जब रिज़ल्ट आए तो फर्स्ट रैंक लेकर आए, सेकंड भी नहीं होनी चाहिए। एंड उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? पहली चीज़ कंटेंट एंड उससे भी ऊपर टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर हम काफ़ी बात कर चुके हैं एंड आगे आने वाले टाइम में भी करते रहेंगे। इस लेक्चर में बेसिकली मैं कंटेंट मैनेजमेंट की बात करूँगा आपसे कि डुप्लीकेट क्यों नहीं करने चाहिए रिसोर्सेज। पॉइंट नंबर ए और सी, ये बातें आपसे कई लोगों ने की होंगी कि ज़्यादा टाइम लगता है पढ़ने में, रिवीजन का टाइम बढ़ेगा, एग्ज़ाम में रिकॉल वैल्यू कम हो जाती है। बट जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब आप डुप्लीकेशन करते हो तो ऑलमोस्ट ज़ीरो प्रोडक्टिविटी आती है। इसको मैं आपको थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल से शोकेस ज़रूर करना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल हमें ये टॉपिक पढ़ना है GS3 में, इश्यूज़ ऑफ बफर स्टॉक। ठीक है, एग्रीकल्चर में है सिलेबस में, अगर आप देखो तो इसमें आप सबसे पहले क्या पढ़ोगे? कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ना चाहोगे, फिर सीधे हम इश्यूज़ ही देख लेते हैं। कुछ सारे इश्यूज़ हैं, हमने इश्यूज़ पढ़े। देन इसके बाद चैलेंजेस फॉर इंडिया, इंडिया के क्या चैलेंजेस हैं, इंडिया के क्या इश्यूज़ हैं। देन कुछ थिंकर्स पर्सपेक्टिव, GS में कोई नहीं पढ़ाता है, सिनॉप्सिस में हम लोग बताते हैं कि GS के हिसाब से क्या थिंकर्स के पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं। देन स्टेटस आप बताओगे इंडिया में कैसे डिफाइन होता है, क्या होता है फूड ग्रेन स्टॉकिंग नॉर्म, ये सारी कुछ सब हेडिंग्स हैं। अगर किसी ने मेहनत करके कंटेंट बनाया तो ये सारी सब हेडिंग्स होंगी। फिर कुछ एग्जांपल्स हमने दे दिए कि बफर स्टॉक के इनिशिएटिव इंडिया में क्या चल रहे हैं एंड वर्ल्ड में क्या चल रहे हैं। फिर इंडिया के कुछ यूनिक चैलेंजेस अगर हैं तो वो क्या हो सकते हैं कि इंडिया में एक्सेस बफर स्टॉक का एक इशू है, उसके क्या रीजंस हो सकते हैं, कुछ इंपैक्ट वगैरह पॉजिटिव नेगेटिव आप बता के, फिर FCI रिफॉर्म्स वगैरह। ये बेसिकली इस टॉपिक की हेडिंग बनती है, राइट। तो ये तो हुआ कंटेंट नंबर 1। अभी अच्छा है बुरा है ये है बाद की बात। अब दिक्कत तब आती है जब हमारे पास इसी से रिलेटेड एक और कंटेंट आ गया। तो अब हमें करना है डुप्लीकेशन, कि हमें अपना कंटेंट करना है इम्प्रोवाइज। हम सिर्फ इस हेडिंग की बात कर रहे हैं, ये कंटेंट मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए दोबारा बनाया सेकंड पार्ट। हम स्पेशली इस पैराग्राफ की बात करते हैं, इस सेक्शन की, कि बफर स्टॉक से रिलेटेड इश्यूज़ क्या हैं। ठीक है, सपोज हमने ये कंटेंट पढ़ लिया पहले, इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, कॉस्ट एंड फाइनेंशियल बर्डन से रिलेटेड कोई पॉइंट है, देन मार्केट डिस्टॉर्शन से रिलेटेड पॉइंट है, स्टोरेज है, देन पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज से रिलेटेड एक पॉइंट है, ग्लोबलाइजेशन का पॉइंट है, देन इस तरह से 3-4 पॉइंट्स और हैं, सस्टेनेबिलिटी हो गया, ये हो गया, राइट। हमने ये कॉन्टेंट पढ़ लिया। अब हमें कोई दूसरा कॉन्टेंट मिला, ये कॉन्टेंट सपोज आपके पास एक और है, इश्यूज रिलेटेड टू बफर स्टॉक। इन्होंने कंटेंट अलग बनाया, बट देखो मोर और लेस पॉइंटर सेम होंगे। अब दिक्कत क्या आएगी, मैं आपको रियल टाइम बताता हूँ। सपोज यहाँ पे कॉस्ट एंड फाइनेंशियल बर्डन है, यहाँ हम ऑब्वियसली कंपैरिजन मोड में जाएंगे। हम क्या करेंगे, इस कंटेंट को इससे कंपेयर करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होगा, हम चीज़ों को पढ़ नहीं रहे होते हैं। जो आपकी प्रोडक्टिविटी आती है ना, दैट इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो। क्यों, क्या होगा बेसिकली, जैसे यहाँ आप हेडिंग देखो, कॉस्ट एंड फाइनेंशियल बर्डन है, यहाँ कॉस्ट एंड स्टोरेज इशू है, यहाँ दोनों एक साथ मर्ज कर दिए। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले ढूंढोगे यार ये कंटेंट में तो स्टोरेज लिखा है, इसमें नहीं लिखा है, कॉस्ट एंड फाइनेंस सेम सी चीज़ है। आप क्या करोगे, इस पूरे में देखोगे यहाँ स्टोरेज लिखा है, यहाँ स्टोरेज लिखा है, बट यहाँ लॉजिस्टिक हेडिंग में है, यहाँ हेडिंग में स्टोरेज एंड मेंटेनेंस लिखा है, यहाँ लॉजिस्टिक कहीं लिखा नहीं है। तो आप क्या करोगे, एक तो कंपैरिजन मोड में जाओगे, राइट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं आपको करके दिखाता हूँ। कॉस्ट मैंने यहाँ पढ़ा, इस्टेब्लिशिंग मेंटेनिंग बफर स्टॉक रिक्वायर्स सिग्निफिकेंस फाइनेंशियल रिसोर्सेज। पहला, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। दूसरा, अगर हम कमोडिटी परचेज कर लेते हैं टाइम ऑफ सरप्लस के टाइम पर, तो गवर्नमेंट के बजट पे स्ट्रेन आ सकता है। अगर हमने बढ़िया से मैनेज नहीं किया तो इसकी वजह से वेस्टेज और स्टोरेज कॉस्ट आ सकते हैं। ये बेसिकली कॉस्ट का इशू लिखा हुआ है। अब आप क्या करोगे, यहाँ आपने पढ़ा कॉस्ट एंड स्टोरेज इशू, यहाँ क्या लिखा है, इट रिक्वायर्स कंसिडरेबल रिसोर्सेज टू परचेज स्टोर एंड मैनेज, गवर्नमेंट नीड टू बेयर फाइनेंशियल बर्डन विच में स्ट्रेन द नेशनल बजट। अब मेरा पूरा ध्यान क्या है, यहाँ गवर्नमेंट बजट है, यहाँ नेशनल बजट है। मेरा पहले तो ये ध्यान जाएगा कि मैं नेशनल बजट लिख लूँ या गवर्नमेंट बजट। बेसिकली आपने समझा, हम सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हैं, और हो सकता है यहाँ पे इफेक्टिवली आपको कुछ भी ना दिखे। फिर सडनली आपको एक एग्जाम्पल दिखता है यहाँ पर कि अगर गवर्नमेंट बफर स्टॉक बनाना चाहती है वीट का फॉर एग्जांपल, तो उसे लार्ज क्वांटिटी में खरीदने होंगे ड्यूरिंग हार्वेस्ट सेशन। अब हो सकता है यहाँ पे इफेक्टिवली कोई बहुत बड़ी चीज़ ना लिखी हो, वही बात तो यहाँ लिखी है, यहाँ पे एग्जांपल के नाम पे वीट पे लिख दिया, कुछ भी आपको वैल्यू नहीं मिली। सेम अगर हम स्टोरेज वाला पॉइंट देखते हैं, स्टोरेज एंड मेंटेनेंस, आप खुद कंपेयर करो एंड बताओ आपने फाइनली क्या गेन किया। अब मेरा ये कहना है, चाहे आप ये कंटेंट पढ़ो चाहे आप ये कंटेंट पढ़ो, सिमिलरली जब आप पूछते हो कि लक्ष्मीकांत पढ़ लें या DD बसु पढ़ लें, या हमने लक्ष्मीकांत पढ़ ली तो और क्या पॉलिटी के लिए, तो जब आप दोनों बुक लेके बैठना, कभी भी आप कर लो। लक्ष्मीकांत का चैप्टर 1 एक्ट्स के बारे में है, सबसे पहला चैप्टर जिसको देख के लोग, आधे लोग तैयारियां छोड़ देते हैं उस चैप्टर को देख के, राइट। उस चैप्टर का कुछ कंटेंट
जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ ब्रिटिश पॉलिसीज़ में आता है, अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग जगह लिखा हुआ है। आप कंपेयर करना, यहाँ सपोज़ 1833 का एक्ट लिखा है पॉलिटी में और मॉडर्न हिस्ट्री में लिखा है, आप देखना आपने क्या किया एंड में। सेम चीज़ सपोज़ आपने कोई टेस्ट सीरीज़ दी, मेरे साथ ये इशू हुआ था, मैंने पॉलिटी से पढ़ा, स्पेक्ट्रम से पढ़ा, इनके मिला के नोट्स बना लिए, एक हो गया, नोट्स बना लिए फाइनली। अब टेस्ट सीरीज़ विजन की उसने 1 पॉइंट और दे दिया, 2 पॉइंट अच्छा कंटेंट था बट 4 पॉइंट मिसिंग थे, 2 पॉइंट एक्स्ट्रा थे। मैं कहा चलो और बढ़िया कंटेंट बनाते। एंड में क्या हुआ, आप अपने कंटेंट को परफेक्शन की तरफ ले जाते रहते हो। सेम पॉइंट आप देखो, जैसे यहाँ आपको दिखा मार्केट डिस्टॉर्शन, यहाँ इस वे में लिखा है, यहाँ इस वे में लिखा है, क्या फ़र्क पड़ गया आपको इस चीज़ से? तो ट्रू वैल्यू कुछ भी ऐड नहीं हुई। अब ट्रू वैल्यू कहाँ ऐड होती है वो मैं बताया। तो मान लो आपको अगर 2 पॉइंट्स देखने, हेडिंग देखो, कॉस्ट हो गया, मार्केट डिस्टॉर्शन, स्टोरेज हो गया, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस, यहाँ क्या है, कॉस्ट, स्टोरेज, पॉलिटिकल, यहाँ तक ठीक है। 4th पॉइंट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, यहाँ खत्म हो गया कंटेंट। यहाँ क्या है, ग्लोबलाइजेशन एंड ट्रेड इम्पैक्ट। अब क्या है, ग्लोबलाइजेशन एंड ट्रेड, यहाँ हमने ट्रेड अभी कहीं ऊपर देखा था, ट्रेड इम्पैक्ट ये रे, राइट। तो हो सकता है उन्होंने कहीं और किसी जगह डाल दिया हो। 1 पॉइंट यहाँ ग्लोबलाइजेशन का एक्स्ट्रा है, एक मार्केट अनसर्टेनिटी, प्राइस वॉलेटिलिटी के ऊपर दिया हुआ है, एक सस्टेनेबिलिटी, लॉन्ग टर्म वायबिलिटी, इस तरह का पॉइंट दिया है। तो इसमें आपको हो सकता है लास्ट के 3 पॉइंट्स में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाएं। लेकिन मेरा ये कहना है कि एग्ज़ाम में अगर आपने ये वाले 4 पॉइंट भी किए हैं, जिनके अंदर वेस्ट का अलग पॉइंट है, ओवर प्रोडक्शन का अलग पॉइंट है, पॉलिटिकल अलग है, मैनेज एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टी अलग है, 7-8 पॉइंट तो ये भी हो गए ना, आपका एग्जाम में काम आ जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं जहां आपको समझ में आएगा कि अच्छा कंटेंट क्या होता है, बुरा कंटेंट क्या होता है, उसको आप कैसे मैनेज करोगे। फॉर एग्जांपल मैंने सोशियो ऑप्शनल में ये कौन सा टॉपिक चल रहा है, दिस टॉपिक इज़ आई थिंक डरखाइम का टॉपिक है कोई सा, डिवीज़न ऑफ लेबर। इमाइल डरखाइम का जब आप पढ़ते हो डिवीज़न ऑफ लेबर आता है, यहाँ पे हम पर्टिकुलरली क्रिटिसिज्म उठा लेते हैं। क्रिटिसिज्म क्या, इस वे में जैसे मैं बताता हूँ कंटेंट पढ़ना है, इसी तरह से ये है। अब सपोज़ आपने क्रिटिसिज्म उठा लिया, लिखे हैं, बढ़िया बोल्ड कीवर्ड है, सब कुछ है, यहाँ से यहाँ तक लिखा है, ठीक है। ये सिनॉप्सिस का पहले का कंटेंट है, ठीक। अब हम ज़रा बात करते हैं जो हमने थोड़ा सा वर्क किया है एंड क्यों वो कंटेंट बेटर है। आप कैसे पहचानोगे कि कोई कंटेंट बेटर है या बेकार है? और जब आपको समझ में आ जाए कि बेटर है बेकार है, देखो कैसे पढ़ना था। डिवीजन ऑफ लेबर सबसे पहले हमने कहा PYQs क्या है, ऊपर कहीं लिखे होंगे, ठीक है। PYQ हम देखेंगे, इंट्रोडक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वगैरह देखोगे, मैकेनिकल ऑर्गेनिक, जो भी पॉइंट्स हैं आप सारे पॉइंट्स यहाँ लिख दोगे। देन फैक्टर्स क्या है, आप बताओगे किन फैक्टर की वजह से डिवीजन ऑफ लेबर आता है। एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ डिवीजन क्या है, क्रिटिसिज्म, थिंकर्स व्यू वगैरह, बाकियों ने क्या कहा, ये सारी चीज़ें हम कहेंगे। हम आते क्रिटिसिज्म वाले पॉइंट पे। क्रिटिसिज्म यहाँ देखो, आपको कैसे समझ में आएगा कि कब हमें एक बुक फेंक देनी है। अगर आपने ये कंटेंट पढ़ा है, राइट, एंड मैं कहूँ ये कंटेंट मुझे इम्प्रूव करना है, तो फिर मैं आई लुक फॉर समथिंग लाइक दिस, कि कुछ किसी ने अगर ऐसा काम कर दिया हो तो फिर हम उस कंटेंट पे जाएंगे। यहाँ आप देखो, यहाँ पे ना आपको क्रिटिसिज्म पढ़ने में पॉइंट्स ढूंढने हैं कि माइकल क्लार्क ने ये कहा। ऑल दो थिंकर्स के नाम लिखे हैं यहाँ पर, ये भी थिंकर है, ये भी थिंकर है, ये भी थिंकर है, कहीं लिखे होंगे, ठीक है, यहाँ भी ये रहे थिंकर। बट थिंकर से आपका कंटेंट नहीं बनता। एक बंदा ये आंसर लिख रहा है एंड दूसरा बंदा ये आंसर लिख रहा है, आप कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा कंटेंट बेटर है, आप किसको चाहोगे। यहाँ माइकल क्लार्क ने कहा डरखाइम फेल्ड टू शॉर्ट बाय लंपिंग अ वैरायटी ऑफ सोसाइटी इन 2 ग्रुप, 2 ग्रुप इन्होंने बना दिए, इंडस्ट्रियलाइज, नॉन इंडस्ट्रियलाइज, इस तरह के कुछ ग्रुप बनाए। यहाँ देखो आप, ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ सोशल रियलिटी, अंदर कुछ पॉइंट लिखे हैं। एग्जाम में अगर आप अंदर के पॉइंट भूल भी जाओ ना तो ये पॉइंट तो याद रहेगा। इनएडिक्वेट एक्सप्लेनेशन ऑफ सोशल चेंज, कुछ नहीं बताते हैं, अपने आप में ये पॉइंट हेडिंग ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। नेग्लेक्ट ऑफ इंडिविजुअल एजेंसी, इग्नोरिंग कॉन्फ्लिक्ट, ये इस तरह का कंटेंट जब आपको ऐसा कभी मिल जाए रिवॉल्यूशनरी कंटेंट, तब आप कहोगे कि ये चीज़ बेटर है, ठीक है। इस तरह से हम चीज़ों को चेक करते हैं। अब आपको आई गेस समझ में आया होगा, मैं वापस से इस जगह जाता हूँ कि क्यों मैंने कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये तो सबको पता है कि इसको पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा, बट कितना ज़्यादा आप करके देखना और कमेंट सेक्शन में बताना। कोई टॉपिक जो लक्ष्मीकांत में भी दिया है और स्पेक्ट्रम में भी मैंने आपको एक टॉपिक दे दिया, कोई और टॉपिक आपको कहीं मिले, आप एक कोचिंग ए का कंटेंट कोचिंग बी के साथ पढ़ के देखना। और कोई सा भी कंटेंट आप, जैसे ही आप 2 रिसोर्सेज रेफर करते हो तो आप ये बताना टाइम तो ठीक है, टाइम टू रिवाइज ठीक है, रिकॉल वैल्यू इन एग्जाम डेफिनेटली घट जाएगी, बट क्या ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए? इसकी बात कोई भी नहीं करता है कि आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो इफेक्टिवली, नील प्रोडक्टिविटी। अब अगर आपको डुप्लीकेट करने ही है रिसोर्सेज तो आप क्या करोगे? पहली चीज़, अगर किसी ने आपके लिए कंटेंट बना दिया है, कोचिंग्स को लोग गालियां ज़रूर देते हैं, दो, बिल्कुल गालियां दो, हम में भी कमियां हैं, दूसरों में भी कमियां, सब में होंगी, बट एक चीज़ आप ध्यान रखना,
किसी बंदे ने आपके लिए कुछ मेहनत कर दी है, अब आपको अपना टाइम देखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम MSGP कोर्स में हमने क्या किया, 40 साल के सॉल्यूशन दे दिए, ठीक है। अब आप डेफिनेटली उससे बेटर कंटेंट बना सकते हो, बट कंसीडरिंग द टाइम, 40 साल के क्वेश्चन प्रीलिम्स के इंटू 1000 हो गए, इसमें से हम मान लेते हैं टोटल कुछ ये 4000 क्वेश्चन हुए, उसमें से हम मान लेते हैं 1000 क्वेश्चन यूजलेस हैं उस टाइम के करंट अफेयर्स रहे, 3000 क्वेश्चन बचे। इसमें अगर एवरेज आप 3 स्टेटमेंट्स भी मान लो हर एक में, तो 9000 स्टेटमेंट, 9 से 10,000 स्टेटमेंट के आसपास होते हैं। मान लेते हैं इस 10,000 में 100 गलतियां हैं, या फिर कोई से इसमें से 1000 पॉइंट हमने मिस भी कर दिए, 8000 के बोले 7000 पॉइंट्स हैं, ठीक है। किसी बंदे ने, किसी टीम ने बैठ के काम किया होगा, चाहे वो सिनॉप्सिस का हो या विजन ने करंट अफेयर्स बनाए हो या फोरम ने कोई और चीज़ बनाई, किसी भी कोचिंग ने किया हो, लोगों ने मेहनत कर दी। अब आप ये देखो आपके पास टाइम कितना है। अगर आप कॉलेज में हो या आपके पास अखंड टाइम है, हिंदी में कहते हैं अखंड, तो आप कर सकते हो, करो, आप डेफिनेटली करना चाहिए। आप खुद अपने लिए बेटर ही कंटेंट बनाओगे ना, राइट। लेकिन अगर किसी दूसरे ने कर दिया, आपके पास टाइम नहीं है, तो इंस्टीड ऑफ अब्यूजिंग, गाली देने से बेटर है आप काम करो, उस कंटेंट को स्मार्ट स्टडी की तरह अपने लिए यूज़ करो। अब इसमें एक चीज़ है, मान लो अगर आपके पास टाइम है, होता है टाइम, आप बनाना चाहते हो या फिर आप कंटेंट डेवलपर हो, कहीं पे आप करना चाहते हो, डुप्लीकेशन चाहिए, उस केस में आप क्या करोगे, सोर्स A और सोर्स B लेकर सोर्स C बनाओगे, या फिर आप क्या करोगे, वापस से हम इस वाले में चलते हैं, एग्रीकल्चर वाले में, ठीक है। इस ग्रुप में मैं क्या करूँगा, कॉस्ट एंड फाइनेंशियल बर्डन। सपोज मुझे एक गवर्नमेंट बजट के बदले नेशनल बजट लिखेगा ना, मैं यहाँ पे कट करके नेशनल लिख दूंगा। फिर यहाँ पर अगर मुझे एग्जांपल देने ना, फॉर एग्जांपल वीट लिख दूंगा, फिर मैं यहाँ पर, अब मैं यहाँ पे कट करते जाऊँगा कि ये एग्जांपल मेरा हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। मार्केट डिस्टॉर्शन में अगर मुझे कोई पॉइंट यहाँ दिख रहा है तो यहाँ लिख दूंगा। फिर एक कंटेंट को मैं रिलीजियसली काटते जाऊँगा। जब मैं तैयारी करता था तो मेरे साथ एक पर्सन था, गौरव शुक्ला, वो अभी फ़िलहाल IRAS है, रेलवेज़ में है। 2016 में उनके 4th अटेम्प्ट में एग्ज़ाम निकला। अब मेरे रूम में मैं क्या करता था, मैंने ऑप्शनल के कुछ एक तो बुक्स से मुझे पढ़ने का शौक़ है, बुक मैंने ख़रीद ली, स्पेशली माजिद हुसैन पेपर 2 की बुक थी, और कोचिंग में कुछ लोगों के नाम चलते थे, अच्छा पढ़ाते थे, बट वो क्या है, मार्केट में हैंड रिटन नोट्स चलते थे। अब मुझे ना तो लोगों की राइटिंग समझ में आती थी और ना ही उनका कंटेंट बहुत ज़्यादा समझ आता था। फिर ले दे के समझ में आता था कि माजिद हुसैन में जो लिखा है वही थोड़ा सा इन्होंने और मॉडिफाई करके या शॉर्ट में लिखवा दिया। तो मैंने क्या करता था, हर आधे घंटे में मेरे जो हैंड रिटन नोट्स थे उसमें से एक पेज फाड़ फाड़ के ऐसे फेंकते रहता था, और बाहर से शुक्ला जी की आवाज़ आती, गया एक और पेज, राइट। उस साल उनका सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज आई वॉज डूइंग डुप्लीकेशन। ऑल्दो उनका 4th अटेम्प्ट था, उन्होंने वो चीज़ उस अटेम्प्ट में सीख ली। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, लेकिन आई वॉज इन दिस थिंग। 3 ही महीने थे, उस बार मैं पहली बार ऑप्शनल पढ़ रहा था, प्री और मेंस के बीच में ख़त्म करना था, और वहाँ पे मैं इस चीज़ में पड़ गया कि माजिद हुसैन बुक से पढ़ना है, या फिर जो फैकल्टी है, शब्बीर सर बहुत बढ़िया पढ़ाते, बहुत अच्छा पढ़ा है, नो डाउट, बट कंपैरिजन मोड में चला गया। उनका कंटेंट भी बहुत बढ़िया, माजिद हुसैन बुक भी बहुत बढ़िया, इनफैक्ट शब्बीर सर ने कुछ कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, वो भी बढ़िया। मैं क्या कर रहा हूँ, शब्बीर सर के नोट से पॉइंट उठा के यहाँ डाल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, राइट। एंड में मुझे समझ में आया मैंने कोई वैल्यू ऐड नहीं की, राइट, अपने कंटेंट में, नोट्स में। तो ये इश्यूज़ होते हैं। लेकिन अगर आपको करना ही है, टाइम है, सेकंड अटेम्प्ट में मैंने कर लिया था, ज्योग्राफी में 300 के पार पहुंच गए मार्क्स। लेकिन आप फाइनली एक सोर्स ज़रूर बनाओगे, चाहे वो हैंड रिटन हो या फिर आपका डिजिटल नोट्स हो। तो ये मेन पॉइंट है, जब आप टाइम बचाना चाहते हो तो सोर्सेज डुप्लीकेट मत करो। ये लेक्चर मेनली तो इसी बारे में था, लेकिन आगे एक और लेक्चर हम लेंगे, इसमें इन पॉइंट्स की बात करें। कितना टाइम देना है, पूरे साल 8-10 घंटे पढ़ने क्या? मेरा आंसर है नहीं, आपको इतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं। 3-4 घंटे पूरे साल पढ़ो, प्री निकल जाए तो मेंस के लिए 8 से 10 घंटे देना। सुबह उठने के क्या फ़ायदे हैं, क्यों ये मैटर करता है, कैसे आप अपना स्टडी टाइम एकदम से ना, लोग क्या चाहते हैं मैं 2 घंटे पढ़ रहा हूँ, एकदम से मेरा 8 घंटे एवरेज आ जाए, तो आपका एक दिन आ जाएगा, स्पाइक आएगी, अगले दिन फिर आपका जीरो हो सकता है कि बहुत दिन तक आपने पढ़ाई नहीं, जो पढ़ा भी है वो भी नेगेटिव चला जाए, भूल जाओ। तो कैसे ग्रेजुअली आप अपना टाइम इंप्रूव कर सकते हो। एंड मोबाइल में आग लगा देनी क्यों ज़रूरी है, ये मैंने अपनी मदर से सीखा है। तो ये सब चीज़ें कैसे होंगी, इनके बारे में हम एक और लेक्चर में बात करेंगे, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। सिनॉप्सिस की जो गाइडेंस सीरीज़ है ये देख जाना, फ्री है। एंड मुझे नहीं लगता यूट्यूब पे इससे ज़्यादा वैल्यू आपको कोई भी कोर्स, फ्री या पेड कोर्स, कभी भी दे सकता है। एक लेक्चर अभी भी इसमें रेलेवेंट है और हमेशा रहेगा, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप पेड कोर्सेज में देखना चाहते हो, सिनॉप्सिस की वेबसाइट पे जाके यहाँ पे चीज़ें देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टाइम मैनेजमेंट के ही, राइट।